हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2023 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल के पेपर में जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5774 में जोड़ी जाने वाली वह न्यूनतम संख्या जिससे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5774 में न्यूनतम संख्या हमको निकालनी है जिससे यहाँ एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोगों ने बात की थी, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी हम लोगों का आ चुका है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम भाग विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं और लास्ट से दो दो के पेयर बना लेते हैं। जैसे यहाँ 74 का एक पेयर बन गया, एक 57 का पेयर बन गया। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है, उसके बाद 8 अट्ठे 64 होता है। तो 8 से अगर करेंगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमको 7 से करना होगा। तो 7 सत्ते 49। अब हम लोग इसको सेम माइनस कर देंगे जैसे करते हैं। 17 में से 9 गया 8 और 4 में से 4 गया तो 0। अब ये जो 7 है इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, तो ये 7 + 7 हमारा 14 हो जाएगा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसको 7 बार में डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 147। तो 147 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 चौको 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10, 1029 हो जाएगा। जबकि हमको चाहिए कितना है, ये 74 यहाँ पर आ जाएगा, 874 चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 बार में ले जाके देखते हैं। तो 6 बार में अगर हम लोग ले जाएंगे 146 और इंटू 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 छरंग 36, 6 चौक 24, 3 27 और 6 एकम 6 2 8, तो 876 हो जाएगा। ये है 874 और ये हमारा है 876, यानी कि कितना कम है, 2 कम है। अगर हम लोग 874 में 2 ऐड कर देंगे तो 876 हो जाएगा और हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा तरीका क्या है, 876 से नहीं जा रहा तो अब हम लोग 5 बार में ले जाएंगे। 5 बार में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 को 20 और 2 22 और 5 कम 5 और 2 7। अब माइनस करेंगे तो ये हमारा बचा, 14 में से 5 गया 9 और इधर 6 में से 2 गया 4 और इधर 8 में से 7 गया 1। यानी कि अगर हमारा 75 का वर्गमूल देखा जाए तो 75 का वर्गमूल से 5774 ज्यादा है, और तो 75 के अगली संख्या क्या आएगी, 76 आएगी 75 के बाद। तो 76 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 76 का वर्ग करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 5 7 7 6। तो 76 का जो स्क्वायर होता है वो 5776 होता है। हमारे पास संख्या थी 5774, यानी अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 76 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जो न्यूनतम संख्या है वो 2 होगी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वैसे सिंपल तरीका यही है, आप लोग यहाँ पर 6 बार में ले जाएंगे। 6 बार में देखेंगे ये 874 था और अगर 876 होता तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर हमारा 2 कम है, यानी इसमें 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करने पे हमारा 876 हो जाएगा और ये 76 का जो है वर्गमूल 76 का वर्ग हो जाएगा 5776। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 4 अंकों वाली एक संख्या 15y3। संख्या 3 का एक गुणज है, y के सभी संभव मानों का योग है। तो यहाँ पर y के जो मान होंगे वो 0 से लेकर के 9 तक होंगे। अब हमको ऐसे बतानी है जो 3 का एक गुणज हो, यानी 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने बात की थी, जब भी जो भी अंक है संख्या के, जैसे यहाँ पर 1 है प्लस 5 है प्लस y है प्लस 3 है, अगर इनका हम लोग टोटल निकालें तो टोटल अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर टोटल 3 से विभाजित नहीं है तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग टोटल देखें, अगर 5 और 1 6 और 6 और 3 9, तो ये हमारा टोटल बन गया 9 प्लस y। और संख्या हम लोगों को क्या लेनी है, या तो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हमको संख्या लेनी है। अगर हम पहला 0 ले लें तो 9 प्लस 0 बराबर 9 हो जाएगा, यानी कि संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 9 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो y का एक मान तो 0 हो सकता है। अब अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो 1 जो है हमारा कैंसिल हो गया। अब 2 लेते हैं तो 9 और 2 11 होगा, 11 भी 3 से विभाजित नहीं होता, तो 2 भी कैंसिल हो गया। अब 3 लेते हैं तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 12, यानी y की एक वैल्यू 3 हो सकती है। फिर इसी तरीके से
4 देखते हैं तो 9 और 4 13 होगा, 13 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 और 5 14 होगा, 14 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 और 6 15 होता है, 15 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी y की वैल्यू जो है हमारी 6 हो सकती है। फिर 9 और 7 16 होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 16 3 से डिवाइड नहीं होता है। 9 8 17 होता है, 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 9 9 18 होता है, 18 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी y की एक वैल्यू 9 हो सकती है। तो जो y के संभव मान है वो एक 0 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 6 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। अब सभी संभव मानों का योग पूछ रहा था, तो 0 और 3 और 6 और 9 को जोड़ देंगे, 9 और 6 15, 15 और 1 15 और 3 18, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या थी, तो 1 2 3 हमारे पास अंक थे। अब ये जो y की वैल्यू है ये 0 से 9 के बीच में संख्याएं होंगी, और कह रहा है 3 का एक गुणा जो यानी 3 से विभाजित हो। तो 3 से विभाजिता का नियम होता है कि जो संख्याओं के अंक हैं अगर उनका योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एक जो वैल्यू थी हम लोगों ने एक एक वैल्यूज को रख के देखा, तो हमारी y की वैल्यू 0 3 6 और 9 रखने पर संख्या 3 से विभाजित आ रही थी, यानी y के जो मान हो सकते हैं वो 0 3 6 और 9 हो सकते हैं। इनका योगफल पूछ रहा था तो इन सभी का ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमारे जो वैल्यू है वो 18 आई, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो गया 18। नेक्स्ट है 3.5 गुणे 2.4 गुणे 4.8। अब इसको सॉल्व करना है, तो दशमलव जब हम लोग हटाते हैं तो 1 लगाते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 1 अंक था तो यहाँ 1 जीरो ऐड हो गया। सेम यहाँ पर दशमलव हटाया 1 बढ़ाया और 1 जीरो ऐड कर दिया। सेम यहाँ पर दशमलव हटाया 1 बढ़ाया 1 जीरो ऐड कर दिया। 5 से डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। फिर 2 से डिवाइड किया तो 12 हो गया। फिर 2 छंग 12 और इसको डिवाइड किया 2 2 पंचे 10, इसको डिवाइड किया 24 हो गया, इसको डिवाइड किया 5 हो गया। यानी ऊपर वाली जो हमारी संख्या बनी 7 गुणे 6 गुणे 24 बनी, और नीचे वाली जो संख्या हमारी बनी वो हमारी बनी 5 गुणे 5। तो नीचे का जो हमारा कैलकुलेशन है 7 गुणे 6 गुणे 24 करेंगे ऊपर, और नीचे 5 गुणे 5 करेंगे, तो नीचे तो हमारी हो जाएगी 25। अब हम लोग देख सकते हैं ये दो ऑप्शन हमारे बच्चे 25 वाले। अब मल्टीप्लाई करने का क्या नियम है, या तो आप पूरी पूरी मल्टीप्लाई करें, या एक आपके पास ऑप्शन ये है 7 छंग 42 होता है, और 42 और 24 की गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 और 2 की गुणा होगी, तो 4 दूनी 8 होता है, यानी इकाई का अंक हमारा 8 आएगा। और इकाई का अंक 8 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है पूरा पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज 7 और 6 की सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 छंग 42, और 42 और 24 में इकाई के अंक की गुणा कर लेंगे, 2 चक्कू 8, तो 8 हमारा इकाई के अंक पे आएगा, और कहीं पर भी इकाई के अंक पे 8 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें योज्य प्रतिलोम बताना है। तो सबसे पहले योज्य प्रतिलोम के बारे में बात कर लें। जैसे कोई भी अगर संख्या मान लीजिए x है, अगर x का योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो -x हो जाएगा, -x का योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो +x हो जाएगा। यानी कि जो योज्य प्रतिलोम है वो उसमें चिन्ह बदल जाता है, और अगर बात की जाए योज्य प्रतिलोम का अगर योगफल निकाला जाए तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि x और x को अगर हम लोग x और -x को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, -x और x को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो जो दो योज्य प्रतिलोम अगर होंगे तो उनका योगफल 0 आएगा, और किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, चिन्ह हम लोग चेंज कर देते हैं और सेम वही संख्या रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात -3 गुणे -7 की घात -3। अब एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था, a की घात -m है तो ये हो जाता है 1/a की घात m, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 3। ये सेम हमारा ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, 1/7 की घात 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है, और 7 का क्यूब होता है 343। कम से कम आप लोगों को 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ये माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और क्यूब निकालना है तो माइनस में रहेगा, यानी कि ये माइनस में रहेगा, अपॉन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2744। अब ये हमारा आया है -1/2744, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम के बारे में हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि जो भी हमारी संख्या है उसका चिन्ह बदल देंगे तो हमारा योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है यानी प्लस हो जाएगा, और 2744 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 1/2744, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, a की घात -m जब होगा तो हमेशा 1/a की घात m हो जाएगा,
और योज्य प्रतिलोम निकालना होगा तो जो हमारी कैलकुलेशन आएगी या जो हमारी संख्या होगी उसका चिन्ह बदल देंगे तो हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर -1/2744 आया था तो माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो गया, तो इसका योज्य प्रतिलोम 1/2744 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। नेक्स्ट है x और y क्रमशः 135, 108 और 198 के HCF और LCM है, तो x बटे y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि अगर बात करी जाए HCF निकालने की तो या तो आप इसके गुणनखंड कर लें 135, 108 और 198 के, या भागविद से निकाल लें। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भागविद से HCF निकालने की, बाकी गुणनखंड विद से आप लोगों को पता होगा। तो भागविद में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या से हम लोग उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। जैसे 108 से हम लोग 135 को भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो ये 108 एक बार में जाएगा तो 108 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 27 बच जाएगा। अब जो शेषफल आएगा इससे हम लोग इस संख्या को भाग देंगे। अब जैसे 27 को यहाँ पर 108 से भाग देंगे तो ये हमारा 4 बार में चला जाएगा तो ये 108 हो जाएगा। अब जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो ये जो संख्या है 27, इससे तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो तीसरी संख्या हमारी यहाँ पर क्या है, 198 है। तो 27 से हम लोग अब 198 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा तो 189 हो जाएगा। तो 189 होने के बाद यहाँ पर हमारा जो शेषफल है 9 बचेगा, और 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब पूरा डिवाइड हो गया। तो ये जो संख्या है हमारी लास्ट में जो बचती है यही हमारा HCF हो जाती है, यानी कि मासा हो जाती है। तो इस जो 135, 108 और 198 है इनका जो मासा हो जाएगी वो हमारी संख्या हो जाएगी 9। अब एलसीएम निकालने का सेम वही प्रोसेस जो अभी तक हम लोग करते हैं। 135, 108 और 198 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छंग यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा 135 ऐसे ही रहेगा। 108 डिवाइड हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18 बचा 1, 2 नेम 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 135 ऐसे ही रहेगा, ये हमारा 27 हो जाएगा, और ये हमारा 99 ऐसे ही रहेगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, 3, 8 और 1, 9, यानी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 चक्कू 12 बचा 1, 3 पचे 15, 45, 3 नाम 27 और ये 33। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 11। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 11। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5, 1 और 11। अब हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा तीनों जगह 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, और ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, HCF जो है ये x है, एलसीएम जो है वो हमारा y है। तो x बटे y पूछा था, यानी हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं x बटे y निकालने के लिए। तो x बटे y, तो x की वैल्यू हमारी क्या है, x जो है हमारा HCF है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई 9, बटे y की वैल्यू क्या है, ये हमारी आई है y की वैल्यू 4 गुणे 27 गुणे 5 गुणे 11। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो ये हमारा ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 और 11 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 बटे 660 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना था, सिर्फ आपको HCF निकालना था। आप चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि वही सेम मेथड रहेगा, गुणनखंड करके जो कॉमन है उसको ले लेंगे। भाग विधि से सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी को भाग करेंगे। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ये जो संख्या होगी इससे हम लोग तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे। सेम वही प्रोसेस करते जाएंगे। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमें जो है HCF प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमें HCF 9 प्राप्त हुआ है। फिर हम लोगों को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमने सेम उसी मेथड से निकाला जैसे कि निकालते हैं। फिर हमारा एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। तो हम लोग चाहे तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग जानते थे x बटे y निकालना है। तो जब x बटे y निकालना है तो कुछ संख्या हमारी कट सकती है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, जबकि हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर x बटे y रखा है, x हमारा HCF था, y हमारा एलसीएम था, तो HCF बटे एलसीएम कर दिया तो 1 बटे 660, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू दी है, तो pq प्लस 2x³ y स्क्वायर बताना है। तो pq का मतलब हो गया, p की वैल्यू है हमारी 1/2 x स्क्वायर y, और q की वैल्यू है हमारी, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इधर इसको लिख देते हैं 3xy माइनस 5x³
वाई पावर 4। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस पद में गुणा होगी, तो 1/2 गुणे 1/2 एक्स स्क्वायर वाई गुणे 3xy, फिर सेम माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, और इधर हमारे हो जाएगी गुणा में 5x³ वाई पावर 4। तो गुणा हम लोग करते हैं तो प्रत्येक पद से गुणा होती है, हम लोग जानते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे गुणा की, तो 3 और 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और x मिलकर x³ बना देंगे, 2 और 1 मिलकर 3, ये y और 1 y मिलकर 2 बना देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 5 और 1/2 मिलके 5/2 बना देंगे तो ये 5/2 हो गया। एक्स स्क्वायर और x³ मिलके 2 और 3 मिलके 5, और y और y पावर 4 मिलके y पावर 5, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई जो PQ हमें चाहिए था, PQ की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। PQ की वैल्यू आई हम लोगों की 3/2 x³, इसको हम लोग यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, 3/2 x³ माइनस 5/2 x की पावर 5 y पावर 5। अब इसमें हम लोगों को ऐड क्या करना है, 2x³ y स्क्वायर, 2x³ y स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों का y स्क्वायर छोड़ गया, इसको भी नोट डाउन कर देते हैं। तो अब हमारा क्या है, ये x³ y स्क्वायर है, ये x³ y स्क्वायर है, यानी ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है। तो हम लोग 3/2 x³ y स्क्वायर प्लस 2x³ y स्क्वायर एक पास कर लेते हैं, और माइनस 5/2 x की पावर 5 y पावर 5 को अलग कर देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4। जब एलसीएम 4 हो जाएगा तो ये 3x³ y स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, सॉरी एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारा 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ y स्क्वायर माइनस 5/2 x की पावर 5 y की पावर 5, ये 4 और 3 मिलके 7 बना देंगे, 7x³ y स्क्वायर बटे 2 माइनस 5/2 x की पावर 5 y की पावर 5, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 x³ y स्क्वायर और 5/2 x पावर y पावर 5। तो हम लोग देख लेते हैं 7/2 हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो यही वाला जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल p की वैल्यू पता थी, q की पता थी, दोनों को गुणा कर देना था और उसमें 2x³ y स्क्वायर जोड़ देना था। सिंपली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 7/2 x³ y स्क्वायर माइनस 5/2 x पावर 5 y पावर 5 आ गया। नेक्स्ट ये है x प्लस 2z का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको देखें तो ये 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये 4 का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर मतलब x 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर होता है। अब अगर हम लोग इसको a मान ले तो ये a स्क्वायर हो गया, इसको b मान ले तो ये b स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गांतर बनता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमारा बन गया वर्गांतर का फार्मूला। सेम अब इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे। a हमारा क्या है, x प्लस 2z प्लस b यानी 4x, और a माइनस b तो x प्लस 2z और माइनस b यानी 4x, तो ये हमारा 4x और x मिलके बना देंगे 5x, तो 5x प्लस 2z हो गया, और ये हमारा x और माइनस 4x है तो माइनस का 3x बचेगा, यानी 2z माइनस 3x हो गया। तो इस जो हमें व्यंजक दिया था इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 5x प्लस 2z इन दोनों ऑप्शन में है, बाकी 2z माइनस 3x यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी वर्गांतर का फार्मूला लग रहा था, जो कि होता है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर हम लोगों ने 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख लिया, तो 4x का होल स्क्वायर लिखने पर ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, x प्लस 2z प्लस 4x हो गया, यानी कि 5x प्लस 2z बचा, इधर 2z माइनस 3x बचा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट समीकरण का हल निम्नलिखित समीकरण का भी हल है। तो अब यहाँ पर x प्लस 7 माइनस 16x बटे 3 बराबर 12 माइनस 7x बटे 2। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो संख्या है वो एक तरफ कर लेंगे। तो x माइनस 16x बटे 3, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7x बटे 2, ये हमारा 12 और ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, 12 माइनस 7। अब हम लोग 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6x माइनस 3 दूनी 6, 16 दूनी 32x प्लस 2 दिया 6 तो 7 दिया 21 बराबर 12 में से 7 गया तो बचा 5। तो ये 21 और 6 27 हो जाएगा, 27x माइनस 32x बटे 6 बराबर 5।
तो 27 में से 32 जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस 5x बटे 6 बराबर 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x बटे 6 बराबर 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -6। तो x की वैल्यू -6 हमारी आ गई। अब -6 रखने पर जिस व्यंजक को हमारा संतुष्ट हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे व्यंजक को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारा था 2x माइनस 10 बराबर 5, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 और 5 मिलके 15 बन जाएगा। तो x बराबर 15 बटे 2 यानी कि 7.5 हो जाएगा, जबकि हमको वैल्यू चाहिए -6। सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सेकेंड है 5x प्लस 4 बराबर -26। अब ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x बराबर -26 -4, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 5x बराबर -30 हो जाएगा। तो ये -30 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 छक्का 30, x बराबर -6, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें क्या था, केवल हम लोगों को जो हम इक्वेशन दी थी इसको सॉल्व करना था। x वाले पद हम लोगों ने एक तरफ कर लिए, अचर पद जो हमारी संख्याएं थी उनको हम लोगों ने एक तरफ कर लिया और x की वैल्यू हमारी -6 आ गई। अब -6 को हम लोग यहाँ पर रख दें सारी जो ऑप्शन है उनमें, और अगर हमारा LHS और RHS बराबर होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम लोग एक एक ऑप्शन को सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने पे हमने देखा दूसरे ऑप्शन से हमारा जो आंसर है वो मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी दुकानदार ने 2 मेज कुल 9,000 रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी CP, और CP हमारा है 9,000 रुपए, और तथा इनमें से प्रत्येक मेज का मूल्य 5,000 अंकित किया, यानी 5,000 रुपए उसने अंकित मूल्य किया, जो उसका अंकित मूल्य था 5,000 था, फिर वह इस पर 2% की छूट देता है। तो 5,000 उसने अंकित किया, अब 2% की छूट दी यानी 100% होता है, 100 में से 2% की छूट दी तो कितना बचा, 98% बचा, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे 2% है, 100 में से 2 माइनस किया 98 बटे 100, यहाँ 5 होता है, 5% की छूट 100 माइनस 5 बटे 100 यानी 95 बटे 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा हो गया 50 गुणे 98। जब उसने 2% की छूट दी तो उसने 50 गुणे 98 में बेचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा 0 रहेगा, 8 पंचे 40, 9 पचे 45, 4 49, तो 4900 रुपए में उसने जो है एक मेज को बेच दिया। तो ये है 1 टेबल का प्राइस, या एक मेज का जो SP है सेलिंग प्राइस, वो हमारा आया है 49 रुपए, और टोटल उसने 2 मेजें खरीदी थी, तो 2 का कितना हो जाएगा 4900 प्लस 4900, क्योंकि उसने जो है प्रत्येक पर 5,000 अंकित किया, तो 4900 जोड़ेंगे तो 9800 हो जाएगा। तो उसने 9,000 रुपए में खरीदी थी, 9800 रुपए में बेच दी। अब साफ साफ हमको दिख रहा है कि लाभ हुआ है। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बेची कितने में है 9800 में, खरीदी कितने में थी 9,000 में, माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800 रुपए। तो हमारा जो लाभ आ जाएगा 800 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे किया, 9,000 में खरीदी थी तो हमें CP पता चल गया, दोनों का 9,000 है, एक पर उसने 5,000 अंकित किया था, और डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, 5,000 एक पर अंकित किया था, 2 पर 10,000 हो जाएगा, 10,000 का 98% निकाल दें, या हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली 5,000 का था तो 2% की छूट मिल रही थी यानी 98% बचा, तो 5,000 का 98% यानी 98/100। तो एक जो मेज है उसे 4900 रुपए में बेचा, तो दोनों मेजों को कितने में बेचा 9800 में बेचा। तो दोनों को अगर 9800 में बेचा, खरीदा था 9,000 में, यानी लाभ हमारा कितना हुआ 800 रुपए का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS एक समचतुर्भुज है जिसमें कोड PSR की वैल्यू दी है, तो 2 कोड PQR प्लस 3 SPR की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज की बात हो रही है, तो समचतुर्भुज का एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। समचतुर्भुज का जो कुछ आकार होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, और इसके बाद यहाँ पर हमको दिया है कोड PSR। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं PQRS। अब इसमें जो PSR है, PSR ये वाला कोड हमको दिया है 70 डिग्री का, और तो हमको पूछा गया 2 कोड PQR ये वाला कोड, और 3 SPR, यानी अगर हम लोग इसको मिला देते हैं तो इस वाले कोड की वैल्यू, तो इन 2 कोडों को हम लोगों को निकालना होगा। तो जो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि ये 70 है तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, जो भी सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कोण S है जो वो कोण Q के बराबर होगा, और कोण P जो है वो हमेशा कोण R के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण S हमें 70 पता था, तो हमारा जो कोण Q है वो भी हमारा 70 हो गया। अब समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, ये बराबर ये बराबर ये, और ये बराबर ये,
यानी कि अब हमें ये वाला कोण चाहिए है, तो ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, यानी इसके सामने का जो कोण होगा वो बराबर होगा और इसके सामने का जो कोण होगा वो बराबर होगा। अगर हम लोग इस कोण को x मान लें तो ये वाला कोण भी x हो जाएगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज बन गया एस पी आर। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको x मान लिया तो ये भी हमारा x हो गया। तो और ये हमारा x, ये हमारा x और ये 70, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो ये हमारा 2x + 70 बराबर 180। तो 2x बराबर हो जाएगा 110, तो x बराबर हो जाएगा 55। तो ये वाला जो कोण है ये 55 आ गया और ये वाला कोण भी हमारा 55 हो गया। अब हमसे पूछा गया था दो कोण PQR, तो PQR यानी 2 × 70 प्लस 3 कोण SPR यानी ये वाला कोण 3 × 55। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 140 हो जाएगा। ये हमारा 5 × 15 और 5 × 15 और 1 16। अब ऐड कर देंगे तो 5 × 4 10 और 1 1 2 और 1 3, यानी 305 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये आप लोगों को याद रखना, कोई भी समचतुर्भुज है तो उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसके अलावा जो उसके सम्मुख कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये 70 था तो ये भी 70 हो जाएगा। जब हमारी सभी भुजाएं बराबर होती तो यहाँ से हम लोगों ने विकर्ण खींचा, ये एक हमारा त्रिभुज बन गया। जब ये त्रिभुज बन गया तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं तो उनसे बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ये इसके सामने का कोण ये हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया। ये अगर हमारा x है तो ये भी हमारा x है। तो ये x, ये 70, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो x + 70 बराबर 180। तो 2x + 70 बराबर 180, तो x बराबर 55 हो गया। अब हमसे दो कोण PQR पूछ रहा था, तो दो को ऐसे रख दिया, गुणे PQR की वैल्यू देखी तो 70 डिग्री है ये वाले कोण। फिर 3 × SPR की वैल्यू पूछ रहा था, तो SPR ये वाला कोण है, ये हमारा था 55। तो 3 × 55 165 होता है, 2 × 70 140, दोनों को ऐड कर दिया 305 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममित है परंतु कोई घूर्णन सममित नहीं है। तो घूर्णन सममित क्या होती है? जब किसी आकृति को किसी कोण पर घुमाया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। जब भी कोई आकृति है उसको अगर किसी कोण पर घुमाए तो वो अगर अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच रही है तो घूर्णन सममित है, अदरवाइज वहां पर घूर्णन सममित नहीं होगी। तो वृत्त की अगर बात की जाए, वृत्त का आकार जो है इस टाइप से होता है। तो वृत्त को कैसे भी घुमाया जाए, चाहे 90 डिग्री, चाहे 180 डिग्री, चाहे 360 डिग्री, वृत्त में हमेशा जो आकृति है वो सेम इसी टाइप की रहेगी। तो वृत्त में रैखिक सममित तो होती है और साथ ही साथ घूर्णन सममित भी होती है। रैखिक सममित क्या होती है? जब किसी आकृति को आधे से काट दिया जाए तो सेम हमें आकृति मिले। जैसे कि अगर हम इसको आधे से काट दें तो जो चीज हमें इधर दिखेगी वही चीज सेम हमें इधर दिखेगी। सेम वही समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस टाइप से हमारा समचतुर्भुज होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसकी बात की जाए, अगर हम लोग इसको घुमाएं, चाहे 90 डिग्री पे घुमाएं, चाहे 180, चाहे 360 पे, हमें सेम आकृति मिल जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक सममित रेखा मिल जाएगी, ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें एक सममित रेखा मिल जाएगी। यानी कि और कितने भी एंगल पे घुमाए तो हमारी जो आकृति है वो सेम रहेगी, यानी समचतुर्भुज ही हमको मिलेगा। तो समचतुर्भुज में भी एक घूर्णन सममित ही होती है। आयत की बात की जाए तो आयत का जो कुछ फिगर होता है इस टाइप से होता है। अब आयत की बात की जाए, अगर आयत को 90 डिग्री पे घुमाया जाए तो इस टाइप से हमारा जो है इस टाइप से हो जाएगा फिगर। और फिर 90 डिग्री के बाद 180 पे घुमाया जाए तो फिर हमारा फिर इस टाइप से फिगर मिल जाएगा। यानी आयत को अगर हम लोग किसी कोण पर घुमाते हैं तो हमें पूर्व आकृति प्राप्त हो रही है, यानी आयत में भी घूर्णन सममित है। फिर बात की जाए पतंग की लास्ट में, तो पतंग की कुछ आकृति इस टाइप से होती है। जो पतंग की ऊपर की दो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और नीचे की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो अगर पतंग को हम लोग घुमाते हैं किसी भी कोण पर तो हमें पूर्ण सेम आकृति प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि 90 डिग्री पे घुमाए तो हमारी आकृति कुछ इस टाइप से मिलेगी, जो पहले वाली आकृति की तरह नहीं है। फिर 180 डिग्री पे घुमाए तो हमारी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी, जो कि हमारी रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से पतंग में कोई भी घूर्णन सममिति नहीं है। और रैखिक सममिति की बात की जाए तो रैखिक सममिति है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से 20 से डिवाइड कर दे तो जो आकृति हमें इधर मिलेगी वही आकृति हमें इधर मिलेगी। पतंग में अगर रैखिक सममिति की संख्या पूछी जाए तो 1 होगी, घूर्णन सममिति की संख्या पूछी जाए तो 0 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रैखिक सममित रेखाएं वे रेखाएं होती हैं अगर किसी आकृति को हाफ से डिवाइड किया जाए तो सेम आकृति हमको प्राप्त हो। और जो घूर्णन सममित रेखाएं होती हैं तो किसी कोण पर किसी भी आकृति को अगर किसी कोण पर घुमाया जाए तो पूर्व आकृति हमको प्राप्त होती है, तो वहां पर घूर्णन सममित रेखाएं होंगी। नेक्स्ट है
किसी त्रिभुज के एक बहिष्कोण 140 डिग्री के संगत दो अभिमुख अंतःकोण 60 और x हैं, तब 3x + 20 का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के अगर बहिष्कोण दिया है और दो अंतःकोण दिए हैं तो त्रिभुज के दो अंतःकोणों का जो योगफल है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ 60 और x है, इनका जो योगफल होगा वो बहिष्कोण यानी कि 140 के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 140 - 60 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 80 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80। अब हमको चाहिए थी 3x + 20 की वैल्यू, तो 3 × 80 + 20, तो ये हो जाएगा 240 + 20, तो ये हमारा हो जाएगा 260 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा केवल आप लोगों को याद ये रखना है कि दो अंतःकोण, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण हैं तो उनका योगफल बाह्य कोण के बराबर या बहिष्कोण के बराबर होगा। तो दो अंतःकोण हम लोगों को 60 और x दिया था, तो इनका योगफल 140 डिग्री के बराबर होगा, यानी x की वैल्यू हमारी 80 आ गई। तो हमें चाहिए थी 3x + 20 की वैल्यू, इसको हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल फाइंड आउट कर लिया 260 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो बने दो संगत कोण x और 70 हैं, तब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो दो संगत कोण होते हैं उनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। जैसे दो समांतर रेखाएं, एक ये समांतर रेखा है, एक ये समांतर रेखा है, और तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है इस टाइप से। तो जो दो संगत कोण बनते हैं, एक ये कोण और ये संगत अंतःकोण, ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगे। जैसे अगर इसकी वैल्यू x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है तो इसकी वैल्यू अगर 70 दी है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो x बराबर 70 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 70 पता चल गई तो 4x - 30 की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो 4 × 70 - 30 कर देना था, 7 × 28 हो गया, 280 - 30, तो 280 में से 30 जाएगा तो 250 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी दो समांतर रेखा एक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो जो उनके संगत अंतःकोण होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 70 हो जाएगी। जब x की 70 हो जाएगी तो 4x - 30 की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, बिंदु PQ और PS रेखाखंड QR के एक ही ओर स्थित है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन लास्ट में था हम लोगों का। तो जो हमारा बिंदु P और S जो है QR के, तो ये QR है और PS ये है, एक ही ओर स्थित है, यानी ये P हो गया, ये S हो गया। अब इस प्रकार है कि PQ बराबर SR, ये जो PQ है और ये जो SR है ये हमारी बराबर है आपस में। इसके अलावा PR बराबर SQ, ये जो हमारा PR है ऐसे हम लोग मिला देते हैं और SQ को इस टाइप से मिला देते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें बताना है कौन से त्रिभुज का में सर्वांग समता का कौन सा नियम होगा या कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, PR बराबर दिया है SQ के, तो ये PR और SQ यानी एक ये वाला हम लोग त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज PQR ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं SRQ ये वाला त्रिभुज SRQ। अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं तो PQR में ये जो हम लोगों की PR और SQ क्वेश्चन में बराबर दी गई है। नेक्स्ट इसमें जो है कॉमन क्या हो जाएगा, हमारा QR कॉमन हो जाएगा, तो QR बराबर QR हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये भुजा आ रही, इसमें भी ये भुजा आ रही, तो QR बराबर QR हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा PQ जो है, P और Q जो है ये वाली भुजा, और इसके अलावा जो SR है ये वाली भुजा, ये बराबर दी गई है हमको क्वेश्चन में। यहाँ से PR बराबर SQ दी गई है, तो PR और SQ हम लोग लिख चुके हैं ये, और इसके अलावा PQ बराबर SR दिया गया है, तो PQ बराबर SR हो जाएगा, यानी भुजा 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 से नियम लग जाएगा। तो त्रिभुज PQR और SRQ हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वृत्ताकार खेत पर ₹5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ₹440 है। तो बाड़ का मतलब है इस टाइप से हमारा वृत्ताकार खेत है और बाड़ इस टाइप से लगाई जाएगी, यानी जो बाड़ है वो परिधि का काम करेगी। तो एक जो ₹5 का खर्चा है वो 1 मीटर पे आता है, या हम लोग कह सकते हैं जो ₹5 का खर्चा है वो 1 मीटर पर आता है। तो ₹1 का खर्चा जो है वो कितने पे आ जाएगा, 1/5 मीटर पे आ जाएगा। तो हमें ₹440 दिया है, तो ₹440 का आ जाएगा 440/5 मीटर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, डिवाइड करते हैं तो 5 8 40 बचा 4, 5 8 40 यानी 88 मीटर। तो टोटल जो हमको बाड़ यानी कि जो हमारी परिधि आ गई वो 88 मीटर आ गई, या डायरेक्ट भी हम लोग कर दे सकते हैं, जो हमारा टोटल खर्चा है उसको प्रति मीटर से भाग दे देंगे, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी परिधि होगी। यानी इस जो हमारा वृत्ताकार खेत है इसकी जो परिधि है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr,
इसकी वैल्यू हमें 88 पर पता चल गई। अब हम लोग पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणे आर बराबर हो जाएगा 88। 22 से डिवाइड किया 22 चक्कू 88, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 दूना 4, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर। तो जब आर की वैल्यू हमें पता चल गई तो हमको क्या पता करना था, खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 14, फिर आर की वैल्यू 14, तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 दूनी 14, 44 गुणे 14 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56, 5 61 यानी 616 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को पूरा खर्चा दिया है, प्रति मीटर दिया है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो है परिधि पता चल जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है दर से बाढ़ बनाने की लागत, बाढ़ का मतलब है चारों ओर जो भी है, तो चारों ओर की जो है वो परिधि होती है। परिधि हमें पता चल गया 88 मीटर। जब परिधि पता चल गया 88 मीटर, परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर 88 हो गया, तो आर की वैल्यू हमारी पता चल गई 14 मीटर। जब आर की वैल्यू 14 पता चल गई तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते थे पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करके, आराम से हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14, तो 616 मीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यदि इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका जो फार्मूला होता है भुजा√2 होता है, भुजा√2। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई में क्वेश्चन में दे रखी है 12 बराबर, भुजा हम लोग मान लेते हैं a√2, तो a की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे 12/√2, और ये सेंटीमीटर में है तो हमारी सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो अब हमें वर्ग की भुजा पता चल गई। अब कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो 12/√2 का स्क्वायर निकाल देंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 2 7 14, 2 दूना 4, यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता चल गया। अब कह रहा है जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत की लंबाई हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है। आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई हमको दी नहीं है, तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं b, तो चौड़ाई हमारी b हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल 72 है, तो l की हमको 18 दिया है, b पता नहीं है, 72 रख देंगे, तो b बराबर हो जाएगा 18 एकम 18, 18 चक्कू 72, b की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें आयत का लंबाई पता चल गई, आयत की चौड़ाई पता चल गई, आयत का परिमाप चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 लंबाई हमारी है यहाँ पर 18 क्वेश्चन में दी है, चौड़ाई हम लोगों ने निकाली 4, तो ये हो जाएगा 2 × 22, 22 × 2 होता है हमारा 44 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें वर्ग का विकर्ण दिया था 12, तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा√2, तो भुजा हम लोगों ने निकाल ली 12/√2। अब कह रहा था वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 12/√2 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144, √2 का स्क्वायर 2, यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत की जो लंबाई है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको पता नहीं थी, तो चौड़ाई हम लोगों ने b मान ली। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, यानी 72 के बराबर हो जाएगा, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। परिमाप चाहिए था, परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 ब्रैकेट में 18 + 4 यानी 2 × 22 यानी 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 मीटर स्क्वायर है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a² होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं 6 × भुजा स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 1176 मीटर स्क्वायर। 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6 बचा 5, 6 नाम 54 बचा 3, 6 रंग 36, तो a² बराबर हो गया 196, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 14, क्योंकि 196 का जो वर्गमूल होता है 14 होता है, तो 14 मीटर a की वैल्यू, यानी घन की भुजा आ गई हमारी 14 मीटर। जब घन की भुजा हम लोगों को पता चल गई, तो अब हमें निकालना है घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब यानी a³। a की वैल्यू हम लोगों को 14 पता है, तो 14 का क्यूब हो जाएगा। 14 का क्यूब जो होता है वो 2744 के बराबर होता है, तो 2744 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 1 से 15 तक के आप लोगों को घन याद होने चाहिए, तभी आप लोग डायरेक्ट इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज 14 × 14 × 14 करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई 196 होती है, इंटू 14 करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करने पे 2744 आप लोगों को पता चलेगा, या फिर 14 का क्यूब अगर डायरेक्ट याद है तो 2744 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए घन के बारे में, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a² और एक आयतन का भुजा क्यूब। तो जो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 1176 मीटर स्क्वायर दिया था, तो 6a² बराबर 1176 हो गया, तो a की वैल्यू 14 पता चल गई। आयतन निकालना था भुजा क्यूब यानी 14 क्यूब, तो 2744 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी डिब्बे में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर 15, 16, 17, 49, 50, 51 लिखी हुई हैं, यानी 15 से लेकर कर 51 तक संख्या लिखी गई हैं। तो 15 से 51 अगर आप लोग काउंट करोगे तो 37 संख्याएं आपको मिलेंगी, क्योंकि 14 स्टार्टिंग की नहीं लिखी हैं, तो 14 हम लोग माइनस कर देंगे। 50 में से 14 माइनस की 36 बची, और 36 के बाद एक ये संख्या लिखी है यानी 37। तो 37 संख्याएं हमारी टोटल लिखी गई हैं। और कह रहा है अब इनमें से, इस डिब्बे में से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। चुनी हुई पर्ची पर 2 या 3 से विभाज्य संख्या अंकित होने की प्रायिकता क्या है? जो संख्या 2 से अंकित है या 3 से है। तो यहाँ पर 15 से लिखी गई है, यानी 15 के बाद 15 जो है 3 से विभाजित होती है, 16 2 से विभाजित होती है, फिर 17 जो है ना 2 से है ना 3 से है, तो 18 आ जाएगा। 18 के बाद 20 2 से विभाजित होगी, 20 के बाद 21 3 से विभाजित होगी, 22 2 से विभाजित होगी, 22 के बाद हमारी नेक्स्ट जो संख्या आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। 24 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। 24 के बाद 26 2 से विभाजित होती है, 27 3 से विभाजित होती है, फिर 28 2 से विभाजित होती है, 30 2 और 3 दोनों से। फिर इसी तरीके से जितनी संख्याएं हैं सबको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो 2 या 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। 36, फिर 38, 38 के बाद हमारी हो जाएगी 39, फिर 40, 40 के बाद हमारी हो जाएगी 42, 42 के बाद 44, 44 के बाद हमारी हो जाएगी 45, 45 3 से विभाजित होती, 45 के बाद 46, 46 के बाद 48 और 48 के बाद 50 और 50 के बाद 51। तो इतनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाजित होती हैं। तो हम लोग इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 25 संख्या हमको ऐसी मिली जो या तो 2 से विभाज्य हैं या फिर 3 से विभाज्य हैं। तो 2 या 3 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं वो 25 हैं। तो जो हमारी संभावना है वो 25 है। टोटल हमारी संख्याएं थी 37। अगर 37 को नीचे रख देंगे, 25/37 हम लोगों का इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जितनी संभावनाएं बन रही है वो हमारी ऊपर रहेंगी, टोटल जितनी संख्या है वो हमारी नीचे रहेगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेक्षणों 13 21 17 12 15 19 19 12 20 25 और 17 के परिसर और माध्यक का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी 13 है, तो जो सबसे पहले आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। सॉरी, इसमें एक 12 भी है, तो सबसे पहले जो है वो हमारी आ जाएगी 12। ये 12 हमारी आ गई। इसके बाद फिर हमारे एक और 12 है, तो 12 के बाद फिर नेक्स्ट 12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारी संख्या 13 है, 13 के बाद उससे बड़ी 15 है, 15 से बड़ी 17 है, फिर 17 है, 2 बार रिपीट है 17, फिर 19 2 बार रिपीट है, तो 17 के बाद 19 हो जाएगा। 19 के बाद हमारी 20 हो जाएगी। 20 के बाद हमारी जो अगली संख्या 21 और 21 के बाद हमारी 25। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी सारी संख्याएं जो है हम लोगों की आ गई। तो 11 संख्याएं हैं, तो 11 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। 11 जो है विषम संख्या है। अब हमको परिसर निकालना है, तो परिसर का क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या है माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी 25 माइनस सबसे छोटी संख्या 12, 25 में से 12 गया तो 13 बचा, तो परिसर हमारा 13 आ गया। अब माध्यक मतलब माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, जब पदों की संख्या विषम हो तो n+1/2 वापद। तो n क्या है? यहाँ पर पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कितनी है? 11 + 1/2 वापद। तो 11 + 1 12, 12/2 यानी कि छठवां पद, 6वां पद आ गया। तो छठा पद हम लोग देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठा पद हमारा 17 हो गया। यानी माध्यिका को अगर हम लोग m मान दे तो माध्यिका हमारी जो है वो 17 आ गई। अब माध्यिका 17 पता चल गई, परिसर 13 पता चल गया। अब इनका माध्य निकालना है। तो माध्यिका और परिसर का जो माध्य हो जाएगा, तो जो हमारा माध्य होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो परिसर हमारा 13 है, माध्यिका हमारी 17 है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी हो गई? 1 और 1 2, यानी 13 + 17/2। 13 और 17 30 हो जाता है, 30/2 यानी 30/2 यानी 15 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जो भी हमारा परिसर निकालने का तरीका होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या।
माध्यिका, यहाँ पर पदों की संख्या हमारी 11 थी, यानी पदों की संख्या 11 थी तो पदों की संख्या विषम थी। विषम होने पे फार्मूला लगता है n+1/2वां पद। n हमारा 11 था तो 11 + 1/2वां पद, 11 और 1 12 हो जाएगा, 12/2 यानी छठवां पद। छठा पद जो है वो हमारा 17 है, यानी माध्यिका हमारी 17 हो जाएगी। तो माध्य निकालना था, माध्य बराबर होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो परिसर हमारा 13 है और माध्य का हमारी 17 है। 13 और 17 ऐड किया तो 30/2 हो गया, क्योंकि पदों की संख्या जो है वो हमारी 2 है, तो 30/2 यानी 15। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पेपर था 23 जनवरी का पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट पेपर है 24 जनवरी का, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।